यस सर। ये देवा, आवाज भी नहीं आ रहा है क्या? आ रही सर। आ रही है ना? तो बताओ बेटा क्या पढ़ा आपने पिछले लेक्चर में। लेट्स सी कि कितने लोगों ने बस आया ऐसे ही आगे क्लास में बिना कुछ पढ़े बिना। क्या पढ़े थे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। लास्ट लेक्चर में? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बताओ जरा बताओ। बार बार बोलता हूँ कि बेटू थोड़ा रिवाइज करके आया करो, लेकिन नहीं सर हमको रिवाइज करके नहीं आना है। बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हाँ जी बताओ जल्दी से। फ्रैक्शन इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, वेरी गुड। सर साइन मैंने और कॉस ग्राफ भी था। हाँ बहुत सारा चीज हम लोगों ने पढ़ाई किया। मैंने आपको ये भी बोला था बेटा कि 11th का फंक्शन खत्म हो गया है। अब उसका टेस्ट भी हुआ था कल। टेस्ट कैसा था सभी बच्चों का ये बताओ। हाउ वाज योर टेस्ट? सर 12 ठीक हुए, 5 गलत हुए थे, रॉन्ग, और 3 स्किप थे। 3 स्किप थे, वेरी गुड। सो 5 आपने गलती किया था एंड 3 आपने स्किप कर दिया था, मतलब यस आउट सर। ऑफ यू सॉल्व 12 क्वेश्चंस, है ना? तो आपके मार्क्स आए रहेंगे करीब करीब, तो 48 में से 43 मार्क्स थे बेटा आपके। यस सर। 43 मार्क्स, वेरी गुड। और स्किप किए थे 6, 11 और 18। ठीक है, एक बार मेरे को क्वेश्चन पेपर आने दो। 13 करेक्ट 7 इनकरेक्ट। बेटा तो सारा अटेम्प्ट करना भी नहीं था ना, 7 मार्क्स तो ऐसे ही चला गया आपका। 7 मार्क्स का मतलब होता है बेटा 2 क्वेश्चन गायब है आपका, है ना? 7 मार्क्स का मतलब होता है कि आप करीब करीब 7000 रैंक नीचे चले गए। करीब करीब 7,000 रैंक आप नीचे हो। डिपेंड करता है एग्जाम पे। जेई एग्जाम में अगर मेंस की बात करो तो ऐसा ही हो, लगभग 5 से 6,000 में नीचे आ जाए। नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 6 18 20। पेपर आने दो बेटा, देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा था। वैसे मेरे को जहां तक उम्मीद है क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था। ठीक है, तो मिला जुला कर कहानी ये बेटा कि 11th का फंक्शन हम लोग का खत्म हो गया, उसके टेस्ट भी हो गए। नाउ फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट क्लास 12th फंक्शन। मैं बात करूं बेटा क्लास 11th का कैलकुलस में रोल क्या होने वाला है। इतना ज्यादा रोल होने वाला है कि जितना क्लास 12th का रोल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नीट और जेई के एग्जाम की बात करूं तो सच पूछा जाए तो जितना क्लास 11th इंपॉर्टेंट है, नीट नहीं सॉरी मैं क्या नीट बोल रहा हूं, मेंस और एडवांस बोल रहा हूं। तो जितना क्लास 11th है उतना ही क्लास 12th का भी इंपॉर्टेंट होने वाला है फंक्शन चैप्टर। लेकिन कैलकुलस में आपका जो ज्यादा यूज होगा वो होगा क्लास 11th का। ठीक है, तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू बेटा लोग। जल्दी से मुझे बताओ क्या स्क्रीन दिख रहा है सारे बच्चों को? जी नहीं सर, स्क्रीन शेयर तो करो। हाँ जी करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें और बता दो बेटा कि आप लोगों का बैच फिर से सेपरेट होने वाला है। नाउ दिस टाइम ऑल सीरियस स्टूडेंट विल बी इन वन बैच। सीरियस स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता है सारे के सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट। याद रखना, मेरे हिसाब से सीरियस बच्चा तेज बच्चा नहीं होता है। मेरे हिसाब से सीरियस बच्चा वो होता है जो बच्चा मेहनत करता है। तो मैं वापस से बैच डिसाइड होगा एंड इस बार जितने जो जिस लेवल की पढ़ाई करता है बेटा उस लेवल की बैच में जाएगा। सीधी सी बात है, आपने जितना मेहनत किया रहेगा वो मेहनत आपको देख करके उस हिसाब से बैच आपको दे दिया जाए। वेरी ओपनली आई एम सेइंग वन मोर थिंग बेटा कि वो चीजें डिसाइड कैसे होंगी। आप मेरे से बोल दोगे कि सर मैं 12 घंटा मेहनत किया हूं, बेटा मैं मान लूंगा आप 12 घंटा मेहनत किए हो, बट आई वॉन्ट प्रूफ ना। यू हैव टू शो ना कि हाँ आपने 12 घंटा मेहनत किया। एंड वो कैसे दिखाओगे? ऑब्वियस बात है, आप स्टूडेंट हो तो आप लिखते ही रहोगे। सो ऑल योर वर्कबुक ऑल योर वर्क थिंग वी विल जस्ट मतलब हम उसको देखेंगे, वी विल एनालाइज ऑल थिंग्स। लाइक अब मेरी बात हो रही है कि सर मैं किसे जानूंगा, तो बेटा मैं आपका नाम तभी बढ़िया बैच में रिकमेंड कर सकता हूं जब मैं आपकी मेहनत को देखूंगा। मैंने जब क्लास फर्स्ट डे, मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को पूरा का पूरा डिवोट किया था ये समझाने में कि मेरे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाई करना है, मेरे साथ कैसे आप लोगों को पढ़ाई करना है। मैंने फर्स्ट डे बताया था आप लोगों को, वो लेक्चर मैं यही समझाने में लिया था। मैंने बोला था बेटा कितना बुक्स बनाने हैं आप लोगों को, जरा बताना कितने बुक्स बनाने हैं? 3 बुक्स बनाने हैं आप लोगों का। पहला बुक कौन सा? क्लास नोट्स वाला बुक। क्लास नोट्स में वो चीजें जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो वहां पे नोट डाउन होना चाहिए। फिर मेरा दूसरा बुक था कौन सा बेटा लोग? CLP। उसमें क्या क्या करना है आपको? क्वेश्चंस करने थे सर। क्वेश्चंस करने थे। तो मैं जो असाइनमेंट देता हूँ या पीडीएफ के पीछे जो क्वेश्चंस अटैच होते हैं वो उसमें होने चाहिए, है यस ना? सर।
कम Yes, से sir. कम क्वेश्चन लिखा हुआ तो होना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं आया ठीक है, आंसर नहीं आया ठीक है, वो सेकेंडरी चीज, आपका वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड बुक कौन सा था बेटा लोग? Sir, जो test हुआ टेस्ट कुछ? होगा सर वीकली वो वाले कितने टेस्ट हुए अभी तक मैथ्स के? 2, एक बार पहले, 2, yes sir. दो दूसरा कल हुआ था। क्या ये दोनों टेस्ट पेपर आपके टेक्स्ट बुक में है? आपने सॉल्व टेस्ट पेपर में ही करते हो ना? पिछला वाला मैंने पीडीएफ भी भेजा था, पिछला वाला मैंने सॉल्यूशन भी भेजा था, क्या आप लोगों ने लिखा है उसको? आर्य ने Yes sir. देखो बेटा, अगर आप ये मुझे एक्सक्यूज दे रहे हो ना कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो बेटा यू आर नॉट ओनली सिंगल चाइल्ड कि आपको ही टाइम नहीं मिलता है। आई अग्री कि क्लास 12 में बच्चों को टाइम नहीं मिलता, और ये मैं टोटली अग्री करता हूँ, और मिलता भी नहीं है। आपको 8 महीना नहीं, आगे आने वाले मार्च अप्रैल तक टाइम नहीं मिलेगा, तो ऐसे थोड़ी हम रोते रहेंगे सर टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। करना तो पड़ेगा ना बेटा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा, सीधी बात। सो आज जितने बच्चों ने बनाया है अभी तक, जो भी मैंने पढ़ाया है, उसका मुझे क्लास नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्मेट। यू कैन सेंड मी पर्सनली, आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, ठीक है, या आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और रही बात की सर मेरा नोट्स बहुत बेकार है, मेरे हैंड राइटिंग खराब है, बेटा मेरा हैंड राइटिंग लेके थोड़ी मेरे को आपको नोबेल प्राइज देना है, या ऑल इंडिया में आपको वो दे दूंगा बेटा, रैंक थोड़ी आ जाएगा हैंड राइटिंग से। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ब्लू पेन यूज किया, रेड पेन यूज किया, ब्लैक पेन यूज किया, आपका मैटर यही करता है कि नोट्स में वो चीजें मेंशन है कि नहीं, बस सिर्फ वही मैटर करता है मेरे लिए, ठीक है। तो ये मत बोलना सर मेरा नोट्स Yes बहुत sir. बेकार है, बेटा फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैथ्स वैसे भी डिजाइनदार होता है ना, कहीं कोई बच्चा इधर लेकर आए, कोई बच्चा रफ इधर कर रहा है, वो वैसे भी चलता है अपने को। मेरा टारगेट है कि मेरा चीज आपकी नोटबुक में होना चाहिए। तो कल तक आप लोगों को टाइम देता हूं, कल मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। Yes sir. या क्या करोगे आप लोग, तीनों बुक का मेरे को पीडीएफ बना के भेज देना, और याद रखना कि जो पीडीएफ भेज रहे हो उसमें आपका नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली भेज दोगे तो मेरे को क्या मालूम है कि आप कौन सा किस बच्चे का नाम है। हो सके तो आप अपने नोट्स पे नाम लिख दो, या पीडीएफ का ही नाम अपने नाम के साथ लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम प्रवीण है, तो मैं लिखूंगा फंक्शन, या मैं लिख दूंगा, मैं अपना लिख दूंगा प्रवीण, फिर मैं लिख दूंगा फंक्शन, और देन मैं लिख दूंगा क्लास नोट्स। ऐसा हो जाएगा मेरा पीडीएफ का नाम क्लास नोट्स। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बच्चे का है, इस चैप्टर का है, और उसका तीनों बुक में से कौन सा बुक है, सीधा सा नामिंग है सर। बिल्कुल बेटा, समझ गया ये चीज, तो मुझे भेज देना। Yes sir. अब बाद में मुझे मत बोलना सर कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। बेटा मेरे को पहले जानना है कि कौन आने वाले 10 से 12 मतलब कम से कम 8 से 9 महीना तक मेरे साथ सीरियस रहेगा, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट उन्हीं बच्चों का आता है जो सीरियस होते हैं, सीधी बात है बेटा। मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा, इंटेलिजेंट बच्चों का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो गारंटी नहीं है, लेकिन जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट आ ही जाता है। तो चलिए करते हैं, बात हो गई बहुत ज्यादा, करते हैं कहानी को शुरू। आज है बेटा 12th का आपका फर्स्ट डे ऑफ क्लास 12th। क्लास 12th का असली लेक्चर मैथ्स का अब शुरू हो रहा है। सो स्टार्टिंग में क्या पढ़ने वाले बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखा है अभी तक। हमने जितने लॉग के बारे में सुना है, मॉड के बारे में पढ़ा है, फ्रैक्शनल पार्ट सीख लिया, बॉक्स सीख लिया जो उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, सारे के सारे फंक्शन सीख लिए सर। ग्राफ बना लिए सर, लिनियर का बना लिया, पॉलिनोमियल का बना लिया, क्वाड्रेटिक का बना लिया, अलजेब्रिक का बना लिया, सारे फंक्शन सर, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कितने सारे फंक्शन हमने सीख लिया। लेकिन जो असली कैटेगराइज है बेटा सारे के सारे, उनका नाम आज पढ़ोगे कि दुनिया में फंक्शंस सिर्फ वही है, 4 है, ध्यान से सुनना। अब वो फंक्शन किस हिसाब से डिवाइड हुआ ना, किस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया, किस हिसाब से कैटेगराइज किया गया, वो भी आप समझ जाओगे। बेटा फंक्शन के बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ी पुरानी कहानी को याद करते हैं। सर फंक्शन हमारा था कौन? तो बेटा फंक्शन वही था, हमने 2 सेट लिया था, ध्यान से समझिएगा। हमने 2 सेट लिया था। लेट्स से कि पहला सेट है बेटू ए एंड सेकंड वाला सेट है बी। हमने ये सेट्स लिए हैं। इन दोनों ही सेट्स में आपको बताया गया, क्या बताया गया बेटा, कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। लेट्स से कि यहां पे बेटा 1 है, ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6, एंड यहां पे कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी। अब ऐसा थोड़ी है बेटा कि किसी ने आया, उसको भगवान सपना दिए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन आपने डिवाइड कर देना है और ये मैं बता दे रहा हूं इतना ही फंक्शन होता है। नहीं, उसने सोचा, पहला चीज कि उसने फंक्शन के डेफिनेशन पे काम किया।
फंक्शन का डेफिनेशन होता क्या है बेटा, रफ लैंग्वेज में बोले जाए कि एवरी एलिमेंट, ये सेट ए का एलिमेंट है एंड ये सेट बी के एलिमेंट्स है. So every elements from set A should be connected with set B, element of set B. So every element should be connected. Every element of set A, every element of set A connect होना चाहिए, should be, ये देवा है थोड़ा चीज चल रही, should be connected with ये दिख रहा है ना, ये थिकनेस दिख रहा है, इतना चल रहा है बेटा, दिख रहा है ये सब आपको, पहले वाला पतला चल रहा था मुझे लग रहा है. परफेक्ट. शुड बी कनेक्टेड विथ some element of set B. सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए. दूसरा चीज कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड विथ वन एलिमेंट, ऐसा मैं बोल सकता हूं, नो वन एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड विथ टू एलिमेंट ऑफ सेट बी. ये हमारा था कि सर इधर के सारे बंदे उधर कनेक्ट होने चाहिए, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए सर जो उधर दो कनेक्शन लेके बैठा है, उसको हम रिजेक्ट कर देते थे. सेकंड क्या था, इस यहां पे इंपॉर्टेंट क्या बेटा, एवरी, अंडरलाइन कर देता हूं मैं, दूसरा पॉइंट में लिख नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट थी. पहला लाइन बेटा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट, और यहां पे था सम एलिमेंट. इसका मतलब सर इधर से कोई बच जाए हमको मंजूर नहीं, इधर से कोई भी एलिमेंट खाली रह जाए हमारा मंजूरी नहीं होगा सर, वो फंक्शन हमारा नहीं होगा. तो इधर के सारे बंदे कनेक्ट होने चाहिए, पहला कंडीशन, और कोई एक बंदा उधर के दो बंदे को ना पीटे, वही हमारा. इसका मतलब कि सर जितने सेट ए में एलिमेंट्स लड़ने वाले थे सारे ने फाइट किया है, कोई गद्दारी नहीं किया, तो सारे ने फाइट किया, और किसी ने भी रजनी अंदाजी सा एक ने दो को नहीं मारा. ये साउथ की मूवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं, फंक्शन में नहीं होगा. कोई बंदा नहीं होगा जो एक ने पकड़ के एक को भी मार दिया, एक ने बी को भी मार दिया, बिल्कुल नहीं बेटा, मंजूर नहीं है. अब यहां से चीजें इवॉल्व होना शुरू होती है कि सर कौन सा कब कब क्या क्या हो सकता है. अब ध्यान से समझो, एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि सर हो सकता है कि सबने एक एक को मारा. एक केस ये हो सकता है कि इधर क्या एक बंदा उधर के एक बंदे को पीट दिया, पहला केस मान लेते हैं सर. दूसरा केस ये मान लेते हैं सर कि पहले ने ए को मारा, दूसरे ने बी को मारा, तीसरे ने सी को मारा, चौथे ने डी को मारा, पांचवें ने ई को मारा, छठे ने एफ को मार दिया. अब इतना मारते मारते वन ने फिर जी को मार दिया. लो भैया, तो ये तो फंक्शन होगा नहीं, है ना. वन, अब मैं मानता हूं कि वन ने भी ए को मारा, टू ने भी ए को मारा, थ्री ने भी ए को मार दिया, और बाकी के सब एक एक मार दिए. मतलब कहानी में यही है कि सर ये तीनों मिलकर सिर्फ पहले वाले को मार दिए. तो इधर क्या, इधर के मेनी, इधर के बहुत सारे, उधर का एक. मेनी वन इज अलाउड, वन टू मेनी इज नॉट अलाउड. तो पहला मेरा कंडीशन जो निकल के आ रहा है, पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है बेटा, कि या तो सर वन को पीटेगा, नहीं तो इधर के बहुत लोग, इधर के बहुत मतलब मेनी और उधर के वन, ये भी हो सकता है बेटा. और केसेस क्या बन सकती है, ये तो मैं मान लिया. अब ये केस हो सकता है बेटा कि इधर के जितने लोगों ने मारा उधर कोई भाग जाए, कोई बचा और भाग गया कि सर मेरे को तो कोई मारने वाला ही नहीं है, जी खुश है, कोई मार नहीं रहा है. तो ऐसे फंक्शन, मतलब बेटा कि ये चीज सेट बी में कोई एलिमेंट बच जाए, नहीं तो कोई ना बचे. सीधी सी बात है कि इधर आपका आर्मी है, उधर दूसरे का आर्मी है. आपके आर्मी में से कोई गद्दारी किया, आपको पसंद नहीं है सर. सेट बी के आर्मी में से कोई गद्दारी किया, आपको क्या मतलब है, वो तो दूसरे का आर्मी है ना. अब वो आपस में फाइट नहीं कर रहे, हमको क्या मतलब है सर. तो हमारे यहां से कोई बेकार इंसान नहीं चाहिए, और ऐसा भी कोई नहीं चाहिए कि उधर के दो को पीट दिया. नहीं नहीं नहीं, एक फायरिंग करेगा तो सिर्फ एक ही बुलेट निकलेगा ना. साउथ की मूवी में दो निकलता है, इधर नहीं. इधर के हो सकते हैं कि सर जितने आए थे सारे मार खा के जाए, जितने आए थे सारे पीट के चले गए सर. मतलब इधर ने जितना आर्मी भेजा हमने सारों को पीट दिया. या हो सकता है कि इधर कोई बच जाए सर,
ये पॉसिबल है। तो उनका नाम अलग है। जो पूरे के पूरे पिट गए उनको बोला जाता है ऑन टू, और अगर कोई बच गया तो बोला जाता है इन टू। तो ये 4 कैटेगरी पॉसिबल होता है, और यही बेटा 4 मेन फंक्शंस होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। अब इन्हीं के टाइप से जो आप पढ़ते हो, आप लॉग पढ़ते हो, ई पावर एक्स पढ़ते हो, ये सारे 1 फंक्शन में आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये 4 फंक्शन आज हमारा टारगेट है कि इसी को पढ़ने वाले हैं। इवोल्यूशन मैंने बता दिया बेटा, ये सोच था, ये मोटिवेशन था इनको कैटेगराइज करने का, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 1 फंक्शन के बारे में। एक एक करके समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। स्कूल में आपने सीखा है, मैं जानता हूं, सीखे हो तो भी समझो, नहीं सीखे हो तो भी समझो, क्योंकि अब तो समझ में आ ही जाएगा। यहां से बेटा मान लो मैंने 3 एलिमेंट्स लिया, 1 2 3, 4 लेते हैं। चलो, इधर ने देखा ABCD। सर नाम से ही समझ में आ रहा है कि 1 to 1 हर एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, हर एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। तो सर मैंने देखा कि 1 जो है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि 1 A से कनेक्टेड है, 2 B से कनेक्टेड है, 3 C से कनेक्टेड है, 4 D से कनेक्टेड है। अगर यहां कोई बच जाता तो हम मना कर देते, सर ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पार्टी में से कोई बेकार इंसान नहीं है, उधर के पार्टी में से खराब हो या ना हो कोई क्या फर्क पड़ता है। सर मेन चीज आपको देखना है कि एक बस एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। हाँ अगर इधर बच जाएगा तो सर बच जाएगा तो बचने दो ना भैया, क्या दिक्कत है? वो तो उसका पार्टी है, हमारा पार्टी थोड़ी है। उसका पार्टी, वो टेंशन ले, हम क्यों टेंशन ले सर? ठीक है बेटा, बिल्कुल समझिए सर। तो एक आदमी एक से कनेक्टेड हो उसको बोलते हैं 1 फंक्शन। ये इनका फोटो होता है। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली बोला जाता है। मैथमेटिकली क्या बोला जाता है? मैथमेटिकली बोला जाता है कि हर एक एलिमेंट का, ध्यान से समझिए, इन दूसरे सेट का नाम मैं अलग अलग बता रहा हूं। पहले सेट का नाम होता है बेटू डोमेन, बहुत केयरफुली समझिएगा। इनका नाम हम लोग डोमेन भी बोल देते हैं, और इनका नाम हम लोग कोडोमेन बोल देते हैं। जितने मार खा लेते हैं वो हमारे रेंज में आ जाते हैं, जितने बच जाते हैं वो छूट जाते हैं, वो कोडोमेन में चले गए। तो ये जो मार खा लेते हैं, जो पिट जाते हैं, बोलते हैं सर वो हमारे रेंज में आ गए, हम पीट दिए उनको। ये भाई साहब आए नहीं तो इनको कोई पीटा ही नहीं, कोडोमेन होता है। इनका दूसरा नाम क्या होता है? कोडोमेन का दूसरा नाम प्री इमेज होता है, सॉरी इमेज होता है। कोडोमेन का दूसरा नाम इमेज होता है, और डोमेन का ही दूसरा नाम प्री इमेज होता है, प्री इमेज होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि 1 का इमेज क्या है, आप बोलोगे सर A, 2 का इमेज क्या है B, 3 का इमेज क्या है C, 4 का D क्या है, 4 का इमेज क्या है, आप बोलोगे सर D। किसने किसको मारा, किसका इमेज बना? अब मेरा सवाल उल्टा भी हो सकता है बेटो कि 3C का प्री इमेज बताओ। प्री इमेज मतलब C कहां से आया, C को किसने पीटा? तो आप बोलोगे सर C को 3 ने पीटा है। E को किसने पीटा? सर E का कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको मैथमेटिकली बोल दिया जाता है कि सर एवरी इमेज हैज 1 प्री इमेज, एवरी इमेज हैज 1 प्री इमेज। ध्यान से समझिए, मैं लिख रहा हूं, फाइनल कंक्लूजन इज 1 फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसके हर इमेज जो होते हैं बेटा, एवरी इमेज हैज 1, ओनली 1 भी अच्छा है कि मैं लिखूं ओनली 1, सिर्फ एक ही होना चाहिए, ओनली 1 प्री इमेज, ओनली 1 प्री इमेज। ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है 1 फंक्शन। आगे चलते हैं बेटा, उस पर ध्यान देते हैं। सेकंड बात करते हैं बेटू, सेकंड, ये पहला टाइप था। सेकंड बात करते हैं मेनी वन के लिए। तो मेनी वन क्या होगा सर? एक सेट मैंने बना दिया, यहां पे मैंने एक सेट यहां पे बना दिया, फिर दूसरा सेट यहां पे बना दिया। लो जी समझो, वापस से इधर ले लेते हैं कि सर यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे A B C है, यहाँ पे D मान लो, E मान लो, आपकी मर्जी है। तो हमने देखा सर कि कनेक्शन जो इनका लगा वो 1 ने A को कनेक्ट किया, 2 ने B को कनेक्ट किया, 3 ने B को मार दिया, 4 ने भी B को मार दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हमारा पार्टी फाइट किया? किया सर।
हमको अपने से मतलब है। अब उन लोगों ने CDE नहीं पीटे तो हमारी क्या गलती है? मैंने आपको क्या बोला, इधर सोचना ही नहीं है आपको, आपका पार्टी सिर्फ ये है, तो कोई गद्दार इंसान नहीं चाहिए अपने को। सो 1 ने A को कनेक्ट किया, 2 ने B को, 3 ने C को, 3 ने B को, 4 ने C को। तो ये हो गया सर, ये हो गया बेटा डोमेन आपका। अगेन डोमेन, इनका नाम कोडोमेन। अगेन इनका दो दो नाम है, इसको बोला जाता है बेटा प्री इमेज एंड दूसरे वाले को बोला जाता है इमेज। अब मैं आपसे बोलूं बेटा, ध्यान से समझिएगा कि ए का इमेज, ए का प्री इमेज बताओ, बोलिए ए का प्री इमेज। 1 वन प्री इमेज बताओ। sir 2 3 4 2 3 4 तीनों के तीनों प्री इमेज है इसके। वेरी गुड बेटा। अब मैं उल्टा पूछता हूं कि 2 का इमेज बताओ, बी। B का इमेज बताओ, B 4 का इमेज बताओ, बी। B तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेनी वन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जहां पे एक एलिमेंट का मोर देन 2 प्री इमेज पॉसिबल है। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? yes yes sir sir मेनी जाता है बेटा, मेनी इसलिए क्योंकि इधर के बहुत ने उसको एक को मारा है, तो बहुत लोगों ने मार दिया। बात तो वही है कि आपने किसी से झगड़ा किया, आप कहीं पे मिल गए, उधर के 10 लोग पीट दिया आपको, तो उधर का मेनी आपने एक बहुत मार खाया बेटा आपने, या आपने ही पीट दिया उनको। आपने 4 लोग मिलकर एक बच्चे को पीट के आ गए, वो घर पे जाके क्या बोलेगा, बहुत मारे हमको और बहुत लोग थे इसीलिए। कोई बच्चे होते हैं, कोई खुशी खुशी बोल देते हैं कि अकेले नहीं लड़ा, नहीं तो मैं मार दिया रहता। होते थोड़ा बचने के लिए ना दिखाना पड़ता है ना, हाँ मैं मार दिया रहता, कोई एक ही आना चाहिए था। तो ये कौन सा फंक्शन है बेटू? ये है फंक्शन आपका मिनी वन many फंक्शन। one function वेरी गुड, ये है आपका मिनी वन फंक्शन। मैथमेटिकली अगर डेफिनेशन खोजे तो सर क्या होगा इसका, बता सकते हैं आप लोग? एवरी इमेज, एवरी, या ऐसा बोल सकते हैं हर इमेज। देखो इमेज, ये सब इमेज है क्या? नहीं, ये इमेज नहीं है, वो इमेज बने ही नहीं सर, किसी का तो इमेज थोड़ी है वो। एवरी इमेज अरे यार मैं क्या लिख रहा हूं उल्टा, या मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स। थोड़ा डेफिनेशन ना मैं अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, बाकी इसका असली मैं दिखाऊंगा कि इसको मैथमेटिकली कितना बड़ा लिख सकते हो आप। इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स हैव मोर देन वन प्री इमेज, मोर देन वन प्री इमेज। मैं ऐसा भी लिखवा सकता हूं, बिल्कुल लिखवा सकते हैं सर। तो मैंने क्या देखा कि सर इसका तो था, इसका एक से ज्यादा प्री इमेज आ गया, तो इसको बोलेंगे बेटा मेनी वन फंक्शन। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट? बिल्कुल नहीं सर। no sir no sir अब इनके मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ये लिखा है बेटो कि वन वन फंक्शन मैपिंग, मैपिंग मतलब वो जो कनेक्शन दिखा रहा हूं आपको, मैपिंग बोला जाता है। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए इज डोमेन, बी इज कोडोमेन, इट्स सेड टू बी वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव। तो वन वन का दूसरा नाम, वन वन को घर वाले इंजेक्टिव बोलते हैं, जैसे आपके घर वाले भी नाम रख देते हैं ना कुछ ना कुछ। कोई है किसी बच्चों का एकदम फनी सा नाम? नहीं है किसी बच्चों का फनी नाम? नहीं है, देखो झूठ बोलते हैं, अगर होगा भी तो क्यों बताएं सर आपको, मजाक उड़ाने के लिए? ये भी बात है, सबका है सर। सबका है, किसी का है ऐसा नाम जो बच्चे बोल के चिढ़ाते हैं? तो भाई ये चलिए फंक्शन पे बात करते हैं। तो बेटा एक तो नाम सर इनका मेरा 1-1 है। क्या है बेटा, बताइए जरा। देखो कम से कम एक बच्ची में गट्स तो है बताने के लिए। बताओ 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 क्या है बेटा? वो आपने बोला आपका है और आप नाम नहीं बता रहे हो, ये तो चीटिंग है। सस्पेंस छोड़ दिया आपने। मेरा है टीटी टीटी, टीटी टीटीई, टीटी सर टीटी। ये मीन्स ओनली डबल सर सर। मेरा सैंडी। ये कौन सा नाम है भैया? संदीप का सैंडी, चलो सैंडी तो ठीक है। अच्छा तनिष्का को टीटी बोलते हैं, ओके। दानी, करिश्मा को दानी, सैमी, सभी लोगों का कुछ ना कुछ है। तो ठीक है, वैसे ही बेटू तो टीटी मेरे दोस्त का नाम है। हाँ जी, मेरा भी सर, मेरे को टीटी मेरे दोस्त का नाम है। टीटी, यस सर।
आप देखो ये भी तो मेट्स ही हैं आपके। चलिए जी आते हैं बेटा, वैसे ही आप याद रखिएगा, जैसे आप अपना नाम और अपना नाम जो बुलाने वाला वो भी याद रखे हो ना, तो 1 1 का भी याद रखना। वो फंक्शन 1 1 भी होते हैं और उनका दूसरा नाम इंजेक्टिव भी होता है। कौन से फंक्शन? इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज निकल रहा है, हर एलिमेंट का दूसरा। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज डी, तो हर एलिमेंट का इमेज ही दूसरा है। और यहां पे हमने देखा कि सर हर एलिमेंट का इमेज सेम भी निकल के आया था, दूसरा था। अब इनका इमेज सेम आया, सब लोगों ने मिलकर एक ही को पीट दिया। अब ये बेचारे मुंह देखते रहे कि हमारी बारी कब आएगी, आया ही नहीं। ठीक है, अब ये ना थोड़ा क्रुशियल पॉइंट यहाँ पे बेटू ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस चीज को मैं और बढ़िया से समझाने वाला हूं। ये जो पॉइंट है इसको बस ध्यान में रखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूं, नथिंग एल्स। ये पॉइंट क्या लिखा है बेटा कि एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन वो होते हैं जो टूटते नहीं हैं, दुख हो या सुख हो एकदम एक समान रहते हैं। मतलब ग्राफ बीच में टूटा, इनडायरेक्टली बोला जाता है आप बिना पेन उठाए कोई ग्राफ बना दिया तो वो कंटिन्यूअस है। अब मैं एक ग्राफ लेता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा, जिससे स्टेप फंक्शन का हमने बनाया था, तो बार बार पेन उठा रहे थे उसके बाद बना रहे थे, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होते। तो रफ लैंग्वेज में बोला जाता है कि अगर बिना पेन उठाए आपने ग्राफ को बना दिया तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब वो लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, वो सर इज इंटायरली इंक्रीजिंग। सर ये क्या है? इंक्रीजिंग का मतलब नहीं समझा सर, और डिक्रीजिंग, या तो बढ़े या तो घटे। मतलब पुष्पा भी चाहिए अपने को और एंटी पुष्पा भी चाहिए। मतलब पुष्पा जो झुकता नहीं है, और एंटी पुष्पा मतलब जो झुकता है मगर उठता नहीं है। ये दोनों ही हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है इन होल डोमेन, पूरे डोमेन में। अब ऐसा थोड़ी है कि आप पुष्पा सिर्फ मतलब कहीं पे भी नहीं झुकेगा बेटा, दूसरे जगह जाएगा तो मार पड़ेगी। एक क्रिया में एक ही भाई हो सकते हैं ना। होल डोमेन इज 1 1। Second point, if a function is 1 1, any line parallel to x-axis cuts the graph of the function at most 1 point. इस दोनों ही पॉइंट को नाम दे देता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपसे बोलूं कि आइडेंटिफाई करने के लिए कितने तरीके हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई। ये डिवाइस को क्या हो गया, क्या खत्म हो गया क्या? Just 4 minute नहीं यार, अजब अजब पंगा होता है यार। ठीक है रहने दो, तो मैं ना लिख दे रहा हूं कि 1 1 फंक्शन और आपका मेनी 1 फंक्शन के सॉल्व करने के कितने सारे तरीका होते हैं। पहला मेथड होता है बेटा, पहला मेथड, अरे देवा, यहां पे लिख रहा हूं, समझिए। मेथड्स टू सॉल्व 1 1 फंक्शन और मेनी 1 फंक्शन। सॉल्व बोलो या आइडेंटिफाई बोलो, मेनी 1 फंक्शन, इनके कितने तरीका होते हैं बता रहा हूं। पहला तरीका होता है बेटा मैपिंग, कि आप मैपिंग करके पहचानो। जो ऑब्वियस बात है कि छोटे मोटे सम में लगता है, दूसरे में नहीं लगता है। फोटो क्या होता है सर? बेटा फोटो ये होता है जो ऐसा हमने बनाया ना वेन डायग्राम वाला, कि इधर के कनेक्शन फिर उधर कनेक्शन, ये होता है आपका। सेकेंड मेथड होता है बेटू ज्योमेट्रिकल, एक ज्योमेट्रिकल मेथड भी होता है। ज्योमेट्रिकल मेथड वो होता है कि हम उस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। अच्छा मतलब सर जो भी ग्राफ पूछेगा फंक्शन उसका हम लोग ग्राफ बना देंगे। जैसे पूछ दिया आपसे कि साइन एक्स 1 1 है कि मीनिंग 1 है, हम ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का, वहां से पहचान लेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मेथड मैक्सिमम टाइम बेटा ये अप्लाई होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अप्लाई होगा। आई एम नॉट सेइंग कि सबसे ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैपिंग के बाद, मैपिंग बाद में करते हैं। लिख रहा हूं सीक्वेंस में, लेकिन सॉल्व करेंगे उल्टा। तो ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है? फर्स्ट वी ड्रॉ
y is equal to f of x. सेकेंड तरीका है, सेकेंड मेथड इज वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. सर हमेशा? बिल्कुल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन. अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन फेल कर सकता है. सर वर्टिकल लाइन नहीं बेटा, वर्टिकल लाइन छोड़ो, वर्टिकल लाइन फंक्शन को पहचानने में काम करता है. हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ये पास हुआ, पास का मतलब क्या होता है बेटू? पास का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, या मैं लिख ही दे रहा हूं ना, क्यों इतना डायग्राम बनाओ. वर्टिकल लाइन इफ, या मैं हिंदी में लिखूं, अगर लाइन ने, हॉरिजॉन्टल लाइन ने कर्व को एक से ज्यादा बार कट किया, हिंदी में लिखना आप भी, कट किया तो मिनिमम, बस कहानी खत्म. अब बताओ जल्दी से साइन एक्स का ग्राफ क्या हो? साइन एक्स फंक्शन 1 1 है कि मिनिमम है? साइन एक्स फंक्शन 1 1 है कि मिनिमम है? आप ड्रॉ करोगे ग्राफ साइन एक्स का, ये ऐसा आएगा साइन एक्स. आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया सर. मैं जैसे ही बेटा हमने ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने देखा सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ग्राफ को कई जगह पे कट करके चला गया. कहां कट किया बेटा? तो एक कट किया यहाँ पे, फिर कट किया यहाँ पे, फिर कट किया यहाँ पे, फिर कट किया यहाँ पे. एक से ज्यादा बार कट किया कि मिनिमम. बात समझ में आई? यस सर. पॉइंट समझ रहे हो? यस सर. तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा? मिनिमम. मैन्युअल. कौन सा फंक्शन होगा? मिनिमम. cos x भी तो सर ऐसे ही, cos x भी तो सर ऐसे ही होगा ना, मिनिमम हो गया. तो ये हो गया बेटू मिनिमम. सो दिस इज मिनिमम. अच्छा अब मैं ग्राफ बनाता हूं y इज इक्वल टू x का. बनाओ सर, बनाओ. एक बार कट करेगा. आपने ग्राफ बनाया. 1 अब 1. आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, जो मर्जी कर लो बेटा, 10 बार नहीं 20 बार कर लो. हम देखा सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक ही बार कट करता है. बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? सर यस सर. यस सर. इधर किया, इधर, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह. तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट कर रही है. इसका मतलब कि बेटू ये कौन सा फंक्शन हो गया? 1 1 1 1. एक से ज्यादा बार कट करने को हम लोग बोलते हैं फेल हो गया. हमारे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको? मैं जो सिखा रहा हूं वो समझो, बुक में नहीं लिखा हुआ मिलता है सब, मैं अपना लैंग्वेज बता रहा हूं. सो अगर एक से ज्यादा बार कट किया मतलब फेल, हॉरिजॉन्टल लाइन फेल, हॉरिजॉन्टल लाइन फेल. अगर एक बार कट किया तो हॉरिजॉन्टल लाइन पास. तो अगर मैं बोलूंगा बेटा कि ये फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन फेल कर जाता है, इसका मतलब आप समझो कि सर मिनिमम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. अगर मैं आपसे बोलूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर गया, तो आप बोलोगे सर ये 1 1 फंक्शन की बात हो रहा है. जे सेम लाइक वर्टिकल, आपको बताया था ना वर्टिकल लाइन. अगर वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को एक बार कट किया तो फंक्शन है, अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 बार कट कर दिया तो बोलोगे फंक्शन नहीं है. याद है ना पहला लेक्चर? बिल्कुल सर. यस तो ये होता है बेटा 2 तरीका. थर्ड तरीका होता है, अरे देवा 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं सब एप्लीकेशन को काट देता हूँ. लेट मी रिस्टार्ट. कहाँ पढ़ाया इसको? इधर. हाँ बिल्कुल. थर्ड तरीका होता है बेटू बाई कैलकुलस. बाई कैलकुलस. कैलकुलस में हम क्या करते हैं? वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव. वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव. अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि लिखा हूं 1 2 3 और यूज होगा उल्टा. यूज होगा उल्टा. आप कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस में, कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका ग्राफ आप बना नहीं सकते हो, अब मैं आपसे बोलूं बेटा y इक्वल टू x का, आप बताओ, आप उसको डेरिवेटिव करने चल दिए बेटा, उसका ग्राफ आप बना सकते हो तो क्यों डेरिवेटिव लगा रहे हो? और मैं आपको एक खतरनाक सा क्वेश्चन दे दिया. लेट्स से कि मैंने बोला x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बताओ 1 1 है कि मिनिमम है?
अब पंगा हो जाएगा बेटा, इसका ग्राफ किसको आता है सर, हम रो देंगे इसको ग्राफ बनाने में, बना तो देंगे लेकिन रो देंगे सर, और जेई में अपने को इतना टाइम नहीं मिलता है। देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। सर ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है? डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में बेटा दो टाइप के ग्राफ मिलेंगे, ग्राफ में ऐसा तीन टाइप के मिल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जितना अटेंशन आज दोगे कल प्रॉब्लम करते टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है, आप मस्ती में पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आज थोड़ा अटेंटिव रहना है आपको। पहला फंडा हम लोग ये लगाते हैं बेटू, लाइन कैसा हो सकता है सर, ग्राफ कैसा हो सकता है? या तो ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे से शुरू होगा ऊपर जाएगा, या तो ऊपर से शुरू होगा गिर के ऊपर जाएगा, है ना। जैसे स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी बड़ी होती है गिर के फिर उठ जाती है। या तो ग्राफ सर क्या होगा, या तो ग्राफ आपका ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा सर, नाचते रहेगा ऐसा ही। ठीक है, अब जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ध्यान से समझना। हम डेरिवेटिव को बेटा ध्यान से समझिए, हम डेरिवेटिव को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इनका एक अलग नाम है जिसको बोला जाता है, इसका दो तीन नाम और बताऊंगा जब मैं डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा। पहला नाम क्या है इनका, रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज हम यूज करते हैं कैलकुलस में, लेकिन इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप के नाम से जाना जाता है। जो आप स्लोप पढ़ते हो tan थीटा, वो कुछ और नहीं dy/dx होता है। सेम लाइक आप इक्वल का साइन देख लो, अलजेब्रा में इक्वल का साइन ऐसा है, लेकिन कोऑर्डिनेट में इक्वल का साइन ऐसा है, लेकिन ज्योमेट्री में इक्वल का साइन ऐसा है। ये तीनों इक्वल के साइन है। तो मैथ के अलग अलग ब्रांच में इनके अलग अलग साइंस होते हैं। सो डेरिवेटिव का कैलकुलस वर्ड में डेरिवेटिव बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज बोला जाता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला जाता है, लेकिन हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है सर, कोई चीज बढ़ रहा है मतलब उसका रेट बढ़ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सामान का दाम ले लीजिए, मैं बोलूंगा बेटा उसका रेट बढ़ रहा है, तो आप बोलूंगा मतलब सर उसका प्राइस बढ़ रहा होगा। मैं आपको बोलूं कि बेटा किसी ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, तो आप लोग उसका मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है। सीधी सी बात है सर। अब मैं देखो कितना क्रूशियल चीज इसमें से निकाल के आपको बता दूंगा। मैंने आपको क्या बोला बेटा कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से समझो, सोचने का तरीका देखो, स्लोप इंक्रीज हो रहा है सर। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब होता है कि सर tan थीटा इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज का मतलब होता है सर स्लोप tan थीटा पॉजिटिव है। सर tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बेटा आपका थीटा है, एक बात ध्यान दो, एक लाइन मैक्सिमम एंगल बना सकता है किसी दूसरे लाइन के साथ, मिनिमम एंगल बना सकता है 0 और मैक्सिमम बना सकता है 180। इससे ज्यादा लाइन एंगल नहीं बनाता है हमारे कैलकुलस में। जैसे ही 270 पकड़ते हैं, ध्यान से समझो, आप बोलोगे ना ना सर बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। ये देखो सर, मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया, एक लाइन बना दिया, आप लो सर एंगल, मापो यहां से, ये लो सर एंगल। मैं बोलूंगा आप क्यों कर रहे हो भैया, आप यहां से एंगल ले लो। तो मैक्सिमम 180 तक ही जाता है, और जैसे ही 180 को टच करेगा हम बोलते हैं सर वो 0 डिग्री हो गया। अब मैं बोलूं बेटा ये लाइन, ये 0 डिग्री की 180, अब कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसलिए बोला जाता है कि वी कंसीडर थीटा फ्रॉम 0 टू 180। लो जी, वो भी लिख दे रहा हूं कि हम वी कंसीडर थीटा फ्रॉम 0 बट 180 से जस्ट हल्का सा छोटा, क्योंकि एग्जैक्टली 180 को उसको 0 बोल दिया जाता है, नथिंग एल्स। अब tan थीटा पॉजिटिव है। अब मुझे ये बताओ बेटा 0 से 180 में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 2 सर। 2 होते हैं। tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट में होगा कि सेकंड में? फर्स्ट में होगा सर। फर्स्ट में सर। tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वी कैन से कि थीटा बिलोंग टू 0 से लेकर के 90, एग्जैक्टली 90 ले सकते हो, बट मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि अनडिफाइन हो सकता है। या आप ले लो ना भैया, क्या दिक्कत है, ले लो tan थीटा, रेट इनफाइनाइट, आसमान छू लेगा। अब जैसे ही आपने देखा बेटा थीटा 0 से 90 है, tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब सर थीटा जो होगा अक्यूट एंगल होगा, बहुत ज्यादा ही क्यूट होगा सर। अक्यूट एंगल मतलब बहुत ज्यादा क्यूट एंगल, अक्यूट एंगल होगा सर।
आप देख रहे हो फंडा, मतलब कितना बेसिक से हर इंफॉर्मेशन को मैं निकाल रहा हूं, ऐसे ही सोचा जाता है बेटू। अब देखो जब आप बुक में पढ़ोगे ना, बुक में ना ही आपको ये मिलेगा, एनसीईआरटी उठा के देखना, ना ही आपको ये मिलेगा, ना ही आपको ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस और अनुभव के साथ आ सकता है। अब बात करते हैं, ग्राफ दिखाता हूं और वहां से समझेंगे सर ये रेट चेंज का मामला क्या है, रेट चेंज का मामला क्या है सर। लो जी, बनाते हैं एक ग्राफ को और ऑब्जर्व करते हैं ये रेट चेंज के कॉन्सेप्ट को। मैं सेम ग्राफ जब डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, एओडी पढ़ाऊंगा, सेम चीज बताऊंगा आपको, इवन लिमिट पढ़ाऊंगा, हाँ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बताऊंगा। तो ये अब चलते रहेगा, आज से शुरुआत हो गया आपकी 12th का। मैंने एक ग्राफ बनाया बेटू ऐसा, अरे देवा कुछ बढ़िया सा बनना भाई। लो जी, मैं कुछ ऐसा बना दिया, फिर ऐसा बना दिया। ये ग्राफ बीच में जो टूटा है इसको जोड़ देते हैं ताकि कंटिन्यूअस दिखे। देख रहे हो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। अब आपसे बोला जा रहा है कि बेटा टैंजेंट ड्रॉ करो, टैंजेंट ड्रॉ करो। याद रखना बेटा, टैंजेंट वो होता है जो कर्व के ऊपर से बनाया जाता है। कोई बच्चा आगे बोल रहा है सर टैंजेंट तो ये भी होगा ना, अरे नहीं भैया, टैंजेंट कर्व के ऊपर से होता है। तो मैंने बोला कि बेटू हर पॉइंट पे ना जरा इसका टू टैंजेंट देख। सर टैंजेंट क्यों देख रहे हो आप? क्योंकि बेटा मामला स्लोप का है और स्लोप में हमारा tan थीटा होता है, सो वी हैव टू सी tan थीटा ओनली। तो टैंजेंट देखते हैं, बनाओ बेटा हर पॉइंट पे इसका टैंजेंट बनाने की कोशिश करो। मैं मीनिंग समझा रहा हूं, बाद में आइडिया दूंगा कि देखकर बता दोगे सर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। पहले समझो। मान लो बेटू मैंने इस पॉइंट पे रेट निकालने की कोशिश की, मैं यहां पे भी रेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पे भी रेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स सी बेटा, मैं यहां पे भी रेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको मालूम है कि सर आपको एंगल देखना है, tan थीटा मतलब थीटा एक्यूट होना चाहिए। एंगल कैसे देखोगे बेटा आप? एंगल तो सिर्फ ऐसा ही देखोगे ना, ये रहा लाइन सर और टैंजेंट रहा ये। बेटा शक्ल कैसा दिख रहा, एक्यूट जैसा कि ऑब्ट्यूज जैसा? एक्यूट। ऑब्ट्यूज आपको ऐसा दिखता है 90 से ज्यादा, ये तो है नहीं, ये ऑब्ट्यूज का मामला है सर, तो ये तो होगा नहीं। तो ये कौन सा एंगल दिख रहा है बेटा? एक्यूट। ये एंगल दिख रहा है एक्यूट, सो थीटा इज एक्यूट। यहां पे चेक करते हैं बेटा, ये रहा आपका, सॉरी ये रहा ऑलमोस्ट जीरो वाली फीलिंग आ रही है, ऑलमोस्ट जीरो वाली फीलिंग आ रही है। तो ये भी कौन सा एंगल हो रहा है? एक्यूट। आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, मैं 2 लिया हूं आप 2 और ले लो, मैं 2 लिया हूं आप 2 और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी आप ले लो। आप मान लो बेटा यहां पे निकालने की कोशिश की तो टैंजेंट ये रहा, एंगल बताओ सर थीटा, सर ये बताओ बेटा ये रहा, यहां से एंगल बताओ ये। आप ध्यान से देखोगे ना 90 के करीब है ना, 90 के करीब, लेकिन एग्जैक्टली 90 आप कुछ इधर भी आ सकते हो, ये एग्जैक्टली 90 का काम होगा, है ना, देख सकते हो आप लोग। तो ये एग्जैक्टली 90 का काम यहाँ पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे रेट इसका इनफाइनाइट को टच कर रहा है। तो लग रहा है 90 जैसा। तो हम क्या ऑब्जर्वेशन में ला रहे हैं कि सर हर जगह थीटा इसका अक्यूट निकल के आ रहा है, हर जगह ही थीटा इसका अक्यूट निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी अक्यूट, यहाँ पे भी अक्यूट, अक्यूट निकल के आ रहा है सर। अब हमने देखा कि सर अगर थीटा अक्यूट आ रहा है इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। तो सर इसको बोलते क्या है? इसको बोला जाता है बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं इसको बोल रहा हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन का मतलब कि बेटा इसका रेट ऑफ चेंज बढ़ता गया। tan 0 कितना होता है बेटा लोग? tan 0 कितना होता है? 0। यस सर। कितना होता है? इनफाइनाइट। मतलब सर हम नीचे से शुरू किए और 90 तक जाते जाते सर इनफाइनाइट पहुंच गया, महंगाई कितना बढ़ गया सर। वही होता है बेटा, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाए उसको बोला जाता है वो
1 फंक्शन है। क्या कहानी है सर, मजा आ गया। 1 फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोला जाएगा बेटा? जब इसका tan थीटा पॉजिटिव आ जाए, tan थीटा पॉजिटिव आ जाए। 0y एट 1 पॉइंट ओनली। जैसे tan 0 होगा सिर्फ 0 पे, अगर मैं 0 और 180 के बीच में 180 इंक्लूडेड नहीं है उसके बीच में बात करूं तब। हाँ जी सर, आगे बताओ। tan थीटा को कैलकुलस के लैंग्वेज में बोला जाता है dy बाई dx। अगर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो गया या 0 हो गया तो फंक्शन हो जाएगा 1 फंक्शन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, व्हाट वी यूज टू चेक 1 और मिनी 1। क्या सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? जैसे Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं आपको बोला ना बेटा कि अब 12th का पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, तो यू विल सी द रियल मैथ्स, हाउ द वन चैप्टर इज कनेक्टेड टू अदर्स। मजा आएगा। पढ़ रहे हैं फंक्शन जो आगे चैप्टर से रिलेट हो रहा है, तो स्ट्रिक्टली उनको इंक्रीजिंग बोला जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं रफ लैंग्वेज, जो एकदम गांवटी आदमी आकर बोल के जाएगा, मतलब कोई देखकर बता देगा सर इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए मैं लिख रहा हूं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, मूव मतलब पेन ड्रॉ करेंगे या ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ को देखेंगे, हमारा ग्राफ ऊपर की ओर जाना चाहिए, ऊपर की ओर। और मतलब कैसा लिखेंगे? इंग्लिश में और लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, और लिख देता हूं मैं हिंदी में, और जाना चाहिए, जाना चाहिए। 0 हो, 0 हो तो सिर्फ कभी कभी, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, नॉट कुछ देर तक 0 नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख करके हमने क्या देखा कि सर दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग। कैसे बेटा? क्योंकि सर हर जगह इसका tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि थीटा अक्यूट आ रहा है। अब मेरे ना मोमेंट को देखिएगा, पेन के मोमेंट को देखिएगा। मैंने नीचे से चलना शुरू किया, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से इधर नहीं आना है, लेफ्ट टू राइट मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, चलते गया, देखो मेरा पेन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ऊपर जा रहा है सर। मतलब मैं जहां से शुरू हुआ था ऐसा नहीं हो कि दोबारा वहीं पे आ गया, ये ऊपर जा रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. परफेक्ट। Yes. Excuse me, sir. क्या बेटा? नो सर नहीं, ये मैंने बोला कि जैसे सेकंड क्वाड्रेंट है ना, उधर तो tan थीटा नेगेटिव नहीं होगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बेटा, tan थीटा नेगेटिव का मतलब होता है कि फंक्शन आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गया, dy बाई dx लेस देन 0 हो गया। Yes, आप sir. 0 से 90 में ग्राफ बनाकर देख लीजिए tan थीटा। वैसे तो टूट जाता है ना बेटा, 90 पे ही टूट जाता है, स्लोप नेगेटिव आ जाता है, मतलब dy बाई dx आपका 0 हो जाएगा। एग्जांपल बताऊं आपको? हाँ जी, Yes, sir. लो जी, हम tan थीटा कंसीडर करते हैं। अब देखो हैरी बेटा ने पूछा है तो बता देते हैं। क्या आपको tan और cot दोनों का ग्राफ आता है? मुझे दोनों का जरूरत पड़ेगा। चलिए जी सीखते हैं फिर। हैरी ने पूछा है कि सर मुझे tan थीटा बताइए, मतलब चेक tan थीटा इज इंक्रीजिंग। सर आपने कहा था ना tan थीटा पॉजिटिव हो आना चाहिए, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो मतलब नेगेटिव नहीं होता इसलिए। tan थीटा का मतलब बेटा स्लोप, मतलब dy बाई dx आपका पॉजिटिव आना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan थीटा नेगेटिव होता है ना, तो आप बोलना क्या चाहते हो? सर आपने कहा ना कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पर सेकंड में तो सेकंड में पॉजिटिव आ रही है। हाँ अच्छा, यहाँ पे पर ये बोल रहे हो ग्राफ, ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड आती। ये ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट आप बोल रहे हो? यस सर। बेटा ये ग्राफ तो फंक्शन का ग्राफ है, ये tan थीटा का ग्राफ थोड़ी है, ये तो कोई फंक्शन है जो मैं कंसीडर किया हूँ। यस सर, ठीक है समझ गया, अब समझ गया। ग्राफ ऑफ फंक्शन बेटू, ऐसा नहीं है, ये फंक्शन का ग्राफ है, y is equal to f of x, not this is not the graph of y is equal to tan theta। tan theta का ग्राफ तो ऐसे आता है,
ऐसे जी आएगा, सर, उसका सेकंड क्वाड्रेंट में टूट जाएगा, फिर यहाँ ऐसा आएगा, ऐसे ग्राफ आता है, आप जानते रहोगे सर। तो जी ये सर। फंक्शन का, इसका मतलब ना कि आप दुनिया में कोई भी फंक्शन का ग्राफ देखिए, कोई भी फंक्शन का ग्राफ देखिए, और आप उस पर थीटा चेक कर लीजिए। अब आपको मैं ये क्यों बताया, ताकि आपको फीलिंग ये आ जाए कि सर इस हिसाब से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये आपको बनाना थोड़ी है, आप तो dy बाई dx निकालोगे। चलो सर मुझे बताओ, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, आप tan थीटा का पूछे, मैं tan थीटा का ही बता रहा हूं। चेक y इज इक्वल टू tan थीटा इज 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1, ध्यान से समझ लो, मजा आ जाएगा आपको। 1 1 और मेनी 1, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला है आपने 90 से लेकर के 180 तक, सेकेंड क्वाड्रेंट पे 2 यही होता है। तो Yes, हमने sir. देखा, देखो पहला मेथड क्या है बेटा, मैपिंग कर लो। तो मुझे मालूम है सर मैपिंग तो कर नहीं सकते हैं, तो लेट्स ट्राई ज्योमेट्रिकल मेथड। तो मेथड नंबर 2 पे जाते हैं। मेथड नंबर 2 पे मैंने tan का ग्राफ बनाया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड देन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। मुझे मालूम है सर कि इनका एक एसिम्प्टोट आता है 90 डिग्री पे, एंड ये हो गया आपका 180 डिग्री। ध्यान से समझो, इतना आपको होशियार बनना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 0, एंड फिर यहां से ऐसा आ जाता है। तो ये tan थीटा का ग्राफ है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं, ये पॉइंट को हटा देता हूं, ताकि और कंफ्यूज मत हो जाओ कि सर ये भी लाइन है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, कट करके जाएगा तो आप बोलोगे सर कट कर दिया। अरे नहीं भैया, tan थीटा का ग्राफ सिर्फ इतना ही है। चलिए जी, तो ये बेटा tan थीटा का ग्राफ होता है। मेथड हमारा क्या बोलता है कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, कर लेते हैं भैया, ये करा है सर मैंने। ये लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया बेटा, एक पॉइंट पे। एक Yes, और, sir. अब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहीं पे भी मोमेंट दूं, कहीं पे भी 2 बार कट करके नहीं जाएगा। बात समझ में आया? कहीं पे Yes, Yes, sir. पर नहीं Yes, जा sir. सकता। Yes, sir. तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, 1 1. 1 1. लेकिन मजा कब आता आपको मालूम है, जब मैं 90 से 0 से लेकर 180 तक फंक्शन दे देता, तो कहानी चेंज हो जाता। अगर मैं आपसे बोलता ना कि चेक y इज इक्वल टू tan थीटा इज 1 1 और मेनी 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 से 180, तो आप ये ग्राफ बनाते। फिर आप देखते कि सर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को 2 बार कट कर दिया, मतलब मेनी 1 फंक्शन हो गया सर। मेनी 1 का मतलब ये होता है बेटा कि tan यहां पे भी ये वैल्यू दे रहा है और यहां पे भी ये वैल्यू दे रहा है। तो x के ये अलग अलग इनपुट के लिए, 2 अलग अलग इनपुट के लिए मेरा आउटपुट सेम आ गया। मतलब कि सर यहां पे आपका डोमेन था x1 और x2, तो इन्होंने, ये रहा x1 और ये रहा x2, इन्होंने सेम बंदे को पीट दिया। लेट्स से कि L1 को पीट दिया इन्होंने, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटू, मेनी फंक्शन। लेकिन Many हमने क्या किया था बेटा, हमने किया था सिर्फ ये ग्राफ ड्रॉ। तो इन 90 to 180 इसको क्या बोला जाता है, ये कौन सा ग्राफ हो गया, 1 1 1. तो ये एक तरीका हो गया पहचानने का। इस तरीका को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड टू आइडेंटिफाई या टू चेक 1 1 और मेनी 1। कहानी कंटिन्यू रहेगी कल तक, कल फिर सिखाऊंगा इस पे। सेकेंड मेथड क्या था, कैलकुलस। ये दोनों मेथड ऑलवेज खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। डेरिवेटिव तो आप हमेशा लगा सकते हो, ग्राफ कभी बना सकते हो, कभी नहीं बना सकते हो। सो लेट्स ट्राई मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या बोलता है कि y इज इक्वल टू tan थीटा। देख लो भैया आप, फिर इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। मैंने डेरिवेटिव किया dy बाई डी थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, tan थीटा का डेरिवेटिव ये नहीं आता है। tan थीटा का डेरिवेटिव आपको बताओ बताओ बताओ, tan थीटा का डेरिवेटिव बताओ। sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, लोग क्लास 11th में था, बेसिक फिजिक्स में भी पढ़े हो आप लोग। cos थीटा पढ़ाए हुए चीजों को भूल जा रहे हो। हाँ जी, secant square x cos Opposite के होता है। cos सर सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये कौन सी क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट की। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा कैसे होता है,
इन सेकेंड क्वाड्रेंट sec थीटा कैसे होगा बेटा? Negative. sec थीटा इज नेगेटिव, बट sec स्क्वायर थीटा इज पॉजिटिव। क्यों सर? बेटा स्क्वायर लगा दिया तो पॉजिटिव हो गए ना सारे आउटपुट्स। मैंने आपको बताया भी था कि कोई फंक्शन अगर दिया है तो उस फंक्शन का स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाते हैं, याद करो। बोला यस भाई? सर, यस तो सर। एक कॉमन सेंस भी निकल रहा है ना कि सर अगर कोई चीज नेगेटिव है उसको आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन रही है। इसका मतलब बेटा ये चीज 0 से बड़ा आ रहा है, और अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है तो बेटा ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। नो नो नो, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं बोल सकता हूं सर ये फंक्शन 1 1 होगा। फंडामेंटली चलना है आपको बेसिक से कि मैंने डिवाइड बाय मैं डेरिवेटिव निकाला, फिर उसका पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया, मैंने देखा सर वो पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो हमारा तो 1 1 बनेगा सर। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस So, आ गया। तो ये हो गया हमारा कहानी कैलकुलस से चेक करने का। सो मेथड 3 मैंने अप्लाई करके दिखा दिया। एक कहानी और ले लेते हैं जो और मजा आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। y इज इक्वल टू x इंक्रीजिंग है कि सॉरी ये आपका 1 1 फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है? नॉट y इज इक्वल x, लेट्स से y इक्वल टू x स्क्वायर। तो बेटा पहला तरीका मैपिंग, मैपिंग भी बना सकते हैं। कैसे मैपिंग बनाओगे? लो बेटा दो एलिमेंट पकड़ लो आप जानते हो कि मैंने 0 1 2, आपको मालूम है सर एक्स स्क्वायर का डोमेन पूरा खुला पड़ा है, ऑल रियल नंबर, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से इन्फिनिटी, ये सब बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। 0 1 2 ले लेता हूं, -1 भी ले लेता हूं, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का भी स्क्वायर 1। तो मैंने मैपिंग किया तो सर 0 ने 0 को मारा, 1 ने 1 को मारा, 2 ने 4 को मारा, -1 ने भी 1 को मारा। तो ये क्या निकल के आ रहा है बेटा? मेनी वन फंक्शन। वेरी गुड। सो दिस इज मेनी वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि सर एक एलिमेंट का 2 प्री इमेज या 2 एलिमेंट का एक इमेज, दोनों कहानी सेम। तो मेथड 1 से मैंने कर लिया। लेट्स ट्राई मेथड 2। मेथड 2 क्या है बेटा लोग? ज्योमेट्रिकल। सो मैंने y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, मैंने y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, y इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ ये होता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया सर, मैंने क्या देखा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट पे क्या कट कर रहे हैं बेटा लोग? मोर देन 1 पॉइंट। और यहाँ पे भी। तो अब मैं देखो थोड़ा मैथमेटिकल लिख रहा हूं एनसीईआरटी लैंग्वेज में। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ऑब्वियस बात है ए इज नॉट इक्वल टू बी। अग्री करते हो सर? बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, कहां से दोनों इक्वल हो जाएंगे? बट ए पे जो वैल्यू आ रहा है बेटा वो कौन सा आएगा? एफ ऑफ ए। फंक्शन में डाला तो ए आएगा, मैंने फंक्शन में बी डाला तो बी आएगा, बट ये दोनों इक्वल हो गए। a is not equal to b मतलब for two different inputs we are getting same output, that means this function is many one function। ये एनसीईआरटी लिखता है ऐसा, many one function। बोर्ड में भी आपको ऐसा ही लिखना होता है, सिखाऊंगा कल, अभी और बातें होंगी। लेट्स ट्राई मेथड नंबर 3। आप पढ़ते हो सिर्फ एक मेथड, एनसीईआरटी में देता है मे बी 1 या 2 देता है, उससे ज्यादा कैलकुलस का तो नहीं देता है। कैलकुलस का हम लोग कैलकुलस को सिखाएगा आपको, उसमें एओडी में सिखाएगा, हम अभी सीख लेते हैं। सो दिस इज मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या होता है बेटा? मेथड नंबर 3 ये होता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव निकालोगे बेटा ये हो जाएगा dy बाई dx, एंड आप जानते हो dy बाई dx का सर ये हो जाएगा 2x। अब आप जानते हो कि सर x पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इनपुट के लिए नेगेटिव होगा, और 0 के लिए 0 होगा। तो यहां से 3 केसेस बन सकते हैं। वी आर नॉट श्योर कि सर दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव होगा जब x आपका पॉजिटिव होगा बेटा, ये 0 होगा जब x आपका 0 होगा, ये नेगेटिव होगा जब x आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ तीनों केस आ रहे हैं कि सर डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव भी हो रहा है, डेरिवेटिव इसका 0 भी हो रहा है, डेरिवेटिव इसका नेगेटिव भी हो रहा है। तो जब जब ऐसा सस्पेंशन आ जाए
हम क्या बोलेंगे बेटा, इंक्रीजिंग है? नहीं सर, इंक्रीजिंग तब जब खाली बढ़े, डिक्रीजिंग कब, जब बिल्कुल घटे, मतलब या तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नेगेटिव। जब दोनों ही आ जाए तो हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। समझ गए? तो ये क्या है बेटा, तो नाइदर इंक्रीजिंग, नो डिक्रीज। ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। अच्छा, इसको ना नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। नाइदर मतलब, अरे देवा ये क्यों लैग होता है भाई, नाइदर इंक्रीजिंग, मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा रहा है, क्या छोड़ो हटाओ, मैं लिखूंगा ही नहीं। आप मैं बोल देता हूं बेटा, ये इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है। अगर इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, डेरिवेटिव तीनों ही पॉसिबल है, सो इट इज मेनी वन। मैनी वन। हम वन वन कब बोलेंगे बेटा लोग, जब एकदम से बढ़ जाए या तो घट जाए। ठीक है, अब मैं ग्राफ पे रफ लैंग्वेज में दिखा रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट जाओ, अगर बढ़ गए तो बढ़ गए, घट गए तो घट गए, वो वन वन हो जाएगा। अब बढ़ भी गए घट भी गए तो वन वन भी नहीं होगा, वो मिनी वन होगा। तो मैंने लेफ्ट से चलना शुरू किया, मैंने देखा सर गिर रहा हूँ गिर रहा हूँ गिर रहा हूँ गिर रहा हूँ, फिर अचानक से मैं संदीप महेश्वरी का वीडियो देखा, मोटिवेशन लेके बढ़ गया। तो ये तो चीटिंग है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, मिनी वन। अब यही ग्राफ गिरते जाता गिरते जाता गिरते जाता गिरते जाता गिरने, तो सर क्या है, सब तो मिनी वन है। लगाओ सर हॉरिजॉन्टल लाइन, सब एक बार कट करके जाएगा। कॉमन सेंस लग रहा है, समझ में आ रहा है बेटू? यस यस सर। सर। Yes. So today we completed many one and one one function in very much detail. कल पढ़ेंगे हम लोग ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। तो कल की कहानी फिर से मेरी जुबानी सुनेंगे आप, है ना? Yes, sir. यस सर।